नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजौरिया क्लासेस कविस पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने 95% प्लस मार्क्स पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें राजौरिया क्लासेस कविस। यूट्यूब बोर्ड में आप सक्सेस होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है आपके एग्जाम की दृष्टि से तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न लेके आया हूं मैं आपके सामने। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर फर्स्ट। किसी धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, न्यूट्रॉनों के द्वारा होता है, क्या प्रोटोनों के द्वारा होता है या आयनों के द्वारा होता है? तो किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये कोई किसी धातु का तार है, इसमें धारा एक सिरे से, मान लीजिए एक ये सिरा ए है, ये सिरा बी है, इसमें धारा बह रही है। तो धारा एक सिरे से दूसरे सिरे में किसके द्वारा जाएगी? तो इसका राइट आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। वोल्ट का अतिरिक्त विभवांतर का एक अन्य मात्रक होता है, न्यूटन होता है, क्या जूल होता है, क्या जूल प्रति कूलम होता है या जूल कूलम होता है? दोस्तों, जूल का होता है? जूल मात्रक है ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। न्यूटन का मात्रक है दोस्तों? न्यूटन मात्रक है बल का। किसका? बल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम वोल्ट का अतिरिक्त इसका विभवांतर का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? क्या विद्युत ऊर्जा का होता है, या विद्युत वाहक बल का होता है, या विद्युत धारा का होता है, या आवेश का होता है? दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है या किलोवाट घंटा होता है। आवेश का मात्रक क्या है दोस्तों? आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। अब कूलम कैसे बनता है? फॉर्मूला सुना होगा आपने, Q बराबर I गुणा टी। आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मतलब विद्युत धारा का मात्रक, गुणा टी मतलब समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। एम्पियर सेकंड को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलम का आवेश का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकंड या कूलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा आपके। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने। संलग्न चित्र में प्रकाशिक अवयव P है, क्या प्रिज्म है, क्या उत्तल दर्पण है, या अवतल लेंस है, या कांच का आयताकार गुटका है? दोस्तों, जो ये P बना है, ये P आपको बताना है कि P क्या है। P क्या है? दोस्तों, प्रिज्म का इंटरफेस कैसे बनता है? एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो कोण, किसी कोण पर झुका होता है और संभावित त्रिभुज का उसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। ये है प्रिज्म। ये क्या है दोस्तों? प्रिज्म। उत्तल दर्पण कैसा होता है? जिसके अंदर की ओर पॉलिश हो रही होती है, बाहर से इसका परावर्तन होता है। ये M1, ये M2। ये है आपका उत्तल दर्पण। अवतल लेंस क्या होता है दोस्तों? अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इनमें से क्या आपको इन तीनों में से कोई दिख रहा है? तो प्रिज्म है नहीं, उत्तल दर्पण है नहीं, अवतल लेंस है नहीं। तो इसका अगला राइट आंसर हो जाएगा कांच का आयताकार गुटका। तो दोस्तों, जो P है वो क्या है? एक कांच का आयताकार गुटका है। कांच का गुटका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कांच का क्या है? आयताकार गुटका है। अगला प्रश्न देगा दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। हमें क्षमता निकालनी है, उत्तल लेंस दिया गया है। फॉर्मूला होता है क्षमता को ऐसे दर्शाते हैं P से, फोकस दूरी को F से। तो 100/F। यदि फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दी गई है तो इसका फॉर्मूला होता है 100/F
एफ। यदि मीटर में दी गई है तो होता है P बराबर 1/F। तो हमें सेंटीमीटर में दी गई है तो 100/F हो जाएगा। तो फिर इसका 100/20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10। क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 20 पंजे 105 डायोप्टर। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर। तो इसका आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। यदि किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में कौन सा प्रयुक्त करना चाहिए? क्या अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे आप, क्या अवतल दर्पण का करेंगे, या उत्तल लेंस का करेंगे, या उत्तल दर्पण का करेंगे? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए दर्पण का प्रयोग तो नहीं करते हैं किसी का भी, लेंस का किया जाता है जब भी दृष्टि दोष होता है तब। तो निकट दृष्टि दोष से करेंगे अवतल लेंस का प्रयोग। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में प्रयुक्त करता है। अब दूरदृष्टि को कैसे आप याद रखेंगे? दू, इस दू से क्या याद रखेंगे आप? ऊ याद रखेंगे, मतलब उत्तल लेंस, मतलब उत्तल लेंस। ये दर्पण यहाँ पे भी नहीं होगा, दर्पण यहाँ पे भी नहीं होगा। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो बताएं दोस्तों, जब भी दृष्टि दोष होता है तो आंख में कोई ना कोई नंबर होता है, तो इसके लिए एक निश्चित दूरी का हमें चाहिए, जो भी चाहिए। तो दूर और ऊ अभी आपको बताया गया था, दू से याद रखेंगे आप, ऊ मतलब उत्तल लेंस। तो एक निश्चित फोकस दूरी का क्या इस्तेमाल करेंगे आप? उत्तल लेंस। एक निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जब भी दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्या रेटिना पर बनता है? रेटिना पर बनेगा तो कोई दोष ही नहीं होगा। क्या रेटिना से आगे बनता है? क्या रेटिना से आगे बनता है या रेटिना के पीछे बनता है? तो इसका राइट आंसर रेटिना से पीछे। और रेटिना से आगे कब बनेगा? अवतल लेंस में, उसमें सॉरी निकट दृष्टि दोष में। किसमें? निकट दृष्टि दोष में बनेगा, निकट में। रेटिना से आगे कब बनेगा? जब निकट दृष्टि दोष होगा। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु क्या होता है? क्या 25 सेंटीमीटर अनंत पर होता है? अनंत पर होता है आपका दूर बिंदु। अनंत पर क्या होता है? दूर बिंदु। 25 सेंटीमीटर पर होता है आपका नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब निकट बिंदु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु भी क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसीलिए जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे जाके बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे जाके बनता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कौन सही नहीं है। तो दोस्तों पूछा मैं नहीं है, पूछा है कौन सही नहीं है। तो जब भी नहीं की बात आती है आप इसको अंडरलाइन जरूर करें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ये बात सही है। विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट प्रति कूलम होता है, वोल्ट प्रति कूलम होता है, क्या ये बात सही है? विद्युत धारा का मात्रक होता है, बिल्कुल सही बात है, एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर पूछा, ये 3 तो सही है, यही गलत है, ये 4th वाला गलत है। इसमें हमें पूछा है, बताया गया विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट प्रति कूलम, विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट प्रति कूलम नहीं होता, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसीलिए इसका 4th जो जवाब है वो क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कौन सही नहीं है। यहाँ पे भी नहीं पूछा है। 1 एम्पियर 1 सेकंड, Q बराबर I इंटू टी होता है। यदि I को 1 एम्पियर मान लें, T को 1 सेकंड मान लें, तो जो उसमें से विद्युत धारा आवेश प्रवाहित होगा वो कितना होगा? 1 कूलम होगा। ये भी सही है, 1 कूलम। 1 कूलम और 1 जूल, 1 कूलम और 1 जूल, क्या 1 वोल्ट होगा इससे? नहीं होगा।
1 वोल्ट और 1 कूलाम को 1 जूल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, कहते हैं। 1 वोल्ट और 1 एम्पियर को जूल प्रति सेकंड कहते हैं, सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल गुणा 1 कूलम्ब इक्वल टू 1 वोल्ट। ये नहीं होता है, हमसे नहीं पूछा, जो गलत है वही बताना है, इसीलिए इसका आंसर नंबर सेकंड सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, दोनों एक को हिंदी में लिखा गया है, प्रश्न एक ही है, एक को संकेत के रूप में लिख दिया गया है, इसीलिए आपको बताना है, तो प्रश्न है, कौन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है? ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। अब हमसे अलग अलग पूछा गया है, R की वैल्यू पूछ गई है एक बार, R बराबर, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे आई, R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे आई, तो R बराबर V बट्टे आई, ये सही है। V अपॉन आई बराबर R, V अपॉन आई बराबर R, R बराबर यहाँ से पूछा गया है V अपॉन आई, ये आई अपॉन V पूछा गया है अशुद्ध, तो ये V अपॉन आई तो होगा नहीं, V अपॉन आई हो जाएगा, ये सही है। ये कैसा है? अशुद्ध है। पूछा है V बराबर IR, V बराबर IR, ये होता है, ये भी शुद्ध है। अब हमसे पूछा गया I बराबर क्या हो जाएगा? तो I बराबर हो जाएगा आपका, I बराबर हो जाएगा V बट्टे R, ये भी शुद्ध हो जाएगा। तो जो नीचे का राइट आंसर है, ये 1 2 3 सही है, हमसे पूछा अशुद्ध, तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध। I बराबर V बट्टे I बट्टे V बराबर R नहीं होगा, R बराबर होता है V बट्टे I, V बट्टे I। तो जो पहला आंसर है आपका, पहले में भी एक तो ये गलत है, धारा बट्टे विभांतर नहीं होगा, बराबर R, नेतांक क्या है आपका? R है, धारा बट्टे विभांतर नहीं होगा, और धारा बराबर विभांतर गुणा प्रतिरोध नहीं होगा, धारा बराबर विभांतर गुणा प्रतिरोध नहीं होगा, क्योंकि विभांतर बट्टे प्रतिरोध होता है, यहाँ ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये प्रति होगा, क्या होगा? प्रति। यदि आप इसको भी मानते हैं गुणा को, तो इसके 2 जवाब सही हो जाएंगे, एक ये सही हो जाएगा, एक ये वाला सही है, और एक ये वाला सही है, क्योंकि ये व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। आपको सिर्फ ये 3 कंडीशन ध्यान देनी है, 1 2 और 3, ये तीनों कंडीशन सही है, बाकी की जो भी कंडीशन बनती है वो क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ है। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ है, तो आग बुझाने वाले यंत्र में क्या प्रयुक्त पदार्थ होता है? HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaCl क्या है? नमक है, मतलब लवण है, क्या है? लवण है। तो आग बुझाने यंत्र में प्रयुक्त होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, फिटकरी का अणुसूत्र होता है, फिटकरी का अणुसूत्र होता है, एक होता है पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है, अणुसूत्र और रासायनिक सूत्र एक ही होते हैं, फिटकरी और पोटास एलम भी एक ही है, फिटकरी और पोटास एलम भी एक ही है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो SO4 होता है उसका होल थ्राइस होता है, और जो H2 की संख्या होती है वो पोटेशियम सल्फेट बनता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। तो इसका जो दोनों प्रश्न है उसका राइट आंसर सी है, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। और 24 अणु भाग लेते हैं फिटकरी में, फिटकरी को ही पोटास एलम कहते हैं, फिटकरी को ही लाल दवा कहते हैं, इसका एक और नाम है लाल दवा, इसका एक और नाम है लाल दवा। तो इसको फिटकरी के 3 नाम है, आप तीनों के अणुसूत्र याद रखेंगे, एक ही अणुसूत्र होता है, एक ही रासायनिक सूत्र होता है, अणुसूत्र रासायनिक सूत्र एक ही बात है। तो लाल दवा, फिटकरी और पोटास एलम। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहते हुए खून को रोकने के लिए प्रभावी पदार्थ है, बहते हुए खून को रोकने के लिए प्रभावी पदार्थ है। तो प्रभावी पदार्थ हमसे पूछा गया है कि जो खून बहता है उसके लिए प्रभावी पदार्थ क्या है। तो दोस्तों जब हम नाई की दुकान पर जाते हैं, ब्लेड लग जाता है तो वो क्या लगाता है? फिटकरी लगाता है, इसका आंसर सबको पता होगी।
फिटकरी, फिटकरी का एक और नाम अभी थोड़ी देर पहले ही पता किया आपने, पोटास एलम, पोटास एलम। एक नाम और बताया था मैंने, लाल दवा, लाल दवा। तो बहते हुए खून को रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फिटकरी का। किसका करते हैं? फिटकरी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डायनामिक इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है, बेरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। बेरंजक चूर्ण पर, तो बेरंजक चूर्ण क्या होता है आपका? CaOCl2, CaOCl2। जब इस पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया की जाती है, इसके साथ में H2SO4 से अभिक्रिया की जाती है, तो जो गैस निकलती है वो निकलती है क्लोरीन गैस, Cl2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cl2। NH3 क्या है यहाँ पे? अमोनिया है। NH3 क्या है? अमोनिया है। जो CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या उपयोगी पदार्थ है? धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, फिटकरी है, या बेरंजक चूर्ण है? तो दोस्तों जो धावन सोडा है उसका अणु सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको भी याद करना है दोस्तों, पूछ सकता है धावन सोडा का भी अणु सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2। फिटकरी का थोड़ी देर पहले ही आपने जाना, K2SO4 फिटकरी का होता है, K2SO4। फिटकरी का जो सूत्र होता है वो होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। दोस्तों ये होता है आपका लाल दवा, फिटकरी या पोटास एलम का। जो बेरंजक चूर्ण होता है उसका होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही जाना आपने, CaOCl2। इसी का प्रयोग होता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होता है डी फॉर डायनामिक इज द राइट आंसर, बेरंजक चूर्ण CaOCl2, CaOCl2। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आए होंगे प्रश्न। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल पर आइए तो आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पूरे अंत तक बने रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करें। तो एक बार पुनः आपसे आग्रह किया जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।